हेल्थ मिनिस्टर बनने की है, रही है, आगे भी है। आइए सुनते हैं वीडियो को पूरा आपने आपने जो मुझे कहा, डेफिनेटली बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस पर आपको लगता है कि ये ऐसा है जिस पर कि आप लोग हमेशा घेरती रही? देखिए, जो व्यक्ति आज हमारे बीच में नहीं है, और चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा, उसमें बार बार ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति वहां उपस्थित ना हो, उनका ना जिक्र हो, ना उनके ऊपर टिप्पणियां हो। जब में सवाल पूछते हैं, समाजवादी पार्टी के 100 से अधिक विधायक हैं, लेकिन आपका सबसे ज्यादा वायरल होता है सोशल मीडिया पे, हम देखते हैं। या कई सारी सोशल मीडिया टीम लगा रखी है क्या आपने? कई सारे वर्कर्स के बीच में भी ये बात रहती है, या नेचुरल सब ऑर्गेनिक वायरल हो जाता है? क्या कॉन्फिडेंस है? देखिए, राजनीति में आने से पहले आई वॉज कम्प्लीटली इनएक्टिव ऑन सोशल मीडिया। मेरा सोशल मीडिया चलाने का बहुत एक्सपीरियंस भी नहीं है, और आई हैव लर्न फ्यू ऑफ द थिंग्स। एग्जैक्टली ट्विटर अकाउंट मेरे विधायक बनने के भी 6 महीने बाद मेरा अकाउंट बना है। आप डॉक्टर बनी, MBBS आपने किया, आप MD कहीं, आप एम्स से आई, लेकिन ये पॉलिटिक्स में आप कैसे आ गई अचानक से? ठीक है, फादर आपके विधायक थे, तो आप और आपकी बहन दोनों एक साथ पॉलिटिक्स में आप लोगों को टिकट दिया गया, तो ये आखिर क्या माजरा है, कैसे मिला, जरा ये बताइए। कि राजनीति इज जस्ट अ स्टूपिड गेम एंड नथिंग एल्स। और राजनीति में ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई काम नहीं होता, जो या तो उनके पास जब कोई काम नहीं रहता तो वो राजनीति करते हैं। और इनकी सरकार में सिर्फ अंतर ये है कि आज जो दोषी है उस पर FIR हो या ना हो, लेकिन जो विरोध जाहिर करता है, जो विक्टिम के साथ खड़ा होता है और उसके लिए आवाज उठाता है, उन सबके ऊपर FIR हो जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक, और आज हमारी मेहमान हैं रागिनी सोनकर। रागिनी सोनकर यूं तो पेशे से डॉक्टर हैं, कलकत्ते से इन्होंने MBBS किया, एम्स से इन्होंने MD किया, इनके पिता भी विधायक और अब ये खुद विधायक, मछली शहर से विधायक हैं, और फायर ब्रांड नेता के तौर पर विधानसभा में इन दिनों दिखाई दे रही हैं। स्वागत है आपका। थैंक यू। मैं यूपी तक का धन्यवाद करती हूँ, आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। और हमारे साथ प्रशांत हैं, प्रशांत श्रीवास्तव, जो कि इंडिया टुडे मैगजीन में हमारे सहयोगी हैं। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये बताइए कि अभी इस सदन में हम लोगों ने अगर किसी एक शख्स को सबसे ज्यादा बीजेपी पर हमला करते हुए देखा है समाजवादी पार्टी से, तो वो आप हैं। पार्टी का यंग चेहरा, महिला चेहरा, और महिला सुरक्षा पर सबसे ज्यादा सवाल आपने पूछे और जवाब योगी जी को देना पड़ा। देखिए, हमला करने का मेरा कोई मकसद नहीं होता है। मेरी बात ये होती है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जैसे सत्ता पक्ष है, वैसे ही विपक्ष है, और विपक्ष के पास अगर कुछ है तो उसकी आवाज है, और वो आवाज सिर्फ विपक्ष की नहीं, जनता की होती है, और उसे हमेशा बुलंद रहना चाहिए। तो मैं वही कोशिश करती हूँ कि जब भी सत्य के माध्यम से विपक्ष जनता की आवाज जो है वो सदन में रखे, और वो हमेशा कटाक्ष नहीं होता, कई बार हमारे एडवाइसेस भी होती हैं जिससे जनता के बहुत सारे काम जो हैं उनमें उनकी मदद हो सकती है। नहीं, लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर के जो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का सबसे दुखती रग हुआ करती थी हमेशा महिला सुरक्षा और वीक पॉइंट, और उस पर हमेशा महिला सुरक्षा को लेकर के समाजवादी पार्टी डिफेंसिव रही है। आपने जब सवाल उठाया तो देखा होगा कि जब जवाब आया योगी जी का, तो उन्होंने उस एक बहुत फेमस कोट को कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, उसको उन्होंने दोहराया, यानी कि मौका मिला जैसे ही महिला सुरक्षा की बात आती है। आपको लगता है कि आपकी पार्टी इस मुद्दे पर थोड़ा बैकफुट पे रही है हमेशा? देखिए, हमारी पार्टी जो है 2017 में जब विधानसभा के चुनाव हुए, उस समय मैं ये मानती हूँ कि 2014 के लोकसभा चुनाव से मोदी जी का एक अलग स्थान बना पूरे देश में, और उसके बाद ही उत्तर प्रदेश के चुनाव आए। उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान जब एनडीए के लोग थे, वो जब वोट मांगने गए, तो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को अपने सर का सेहरा बना करके जनता के बीच में जा करके वोट मांगा। सेंट्रल की 3rd टेन्योर की सरकार शुरू हो गई, यहाँ पे 8 वर्ष पूरे होने को आ गए हैं आपके, अगर हम प्रदेश की सरकार की बात करें, और आज लॉ एंड ऑर्डर जो है उनके पैर की जूती बन चुकी है। और इसी से रिलेटेड मैंने प्रश्न भी पूछा था सदन में, मैंने पूछा था कि महिलाओं और बच्चों पे जो यौन शोषण है
आप ही के एनसीआरबी के, आप ही की सरकार में एनसीआरबी के आंकड़े ये बता रहे हैं कि आज यूपी महिलाओं और बच्चों के यौन शोषण में नंबर 1 हो चुकी है। साथ ही साथ अगर हम दलितों पे अत्याचार की बात करें तो उस पे भी यूपी नंबर 1 हो चुकी है। तो उनका उत्तर आया मुख्यमंत्री जी का कि जी हाँ। स्वयं उस उत्तर में सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने हामी भरी। उसके बाद जब उन्होंने मेरे सवालों के उत्तर दिए तो उसमें शायद उन्हें नहीं समझ में आया कि उन्होंने लिखित में क्या बोला था और उससे सापेक्ष न रखते हुए उन्होंने कुछ और ही कहा। नहीं, लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर के एक ऐसा विषय है, खास करके लॉ एंड ऑर्डर जिसको आपने कहा, ये लॉ एंड ऑर्डर योगी जी का, मुख्यमंत्री जी का जो सबसे प्रिय सब्जेक्ट अगर कोई है, जो एक बीजेपी का जिसको कहते हैं कि जो उनका सबसे बड़ा एजेंडा है वो लॉ एंड ऑर्डर है, और आपने उसी पर हिट किया। तो आपको लगता है कि जवाब आपको उम्मीद थी कि योगी जी देंगे, या लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा था इसलिए योगी जी ने इस जवाब को देना बेहतर समझा? देखिए, ये बार बार कहते हैं कि इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को बहुत अच्छा कर रखा है, लेकिन जब इनसे सवाल किया जाता है कि इतनी वारदातें क्यों बढ़ रही हैं तो ये कहते हैं हम वारदातें नहीं कम कर सकते, हाँ उन पे हम एक्शंस ले सकते हैं। तो मेरा सवाल इनसे यही था कि अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हो तो आप ये बताओ कि एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं इतने बढ़ते चले जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार नहीं हैं। आज एक मरे हुए घोड़े को आप चाबुक पे चाबुक मारे जा रहे हो, पुलिस पे आप अपना इतना प्रेशर बना रहे हो। आज पुलिस अपने काम के लिए ओवरवर्क्ड है, ना तो उनको साप्ताहिक कोई अवकाश है, ना उनका टाइम ड्यूरेशन फिक्स्ड है। और इस स्थिति में मानसिक ओवरलोड के कारण वो क्राइम नहीं घटा रहा है, क्रिमिनल्स को बढ़ा रहा है। आए दिन मैं चाहे वो विधानसभा, अपने विधानसभा की बात करूं या उत्तर प्रदेश की बात करूं, जिस तरीके से गलत एफआईआर होते हैं, क्रिमिनल कोई और होता है लेकिन सिर्फ ये प्रेशर है कि पकड़ना है और उसके चक्कर में गलत लोगों पे कार्यवाहियां होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार जिम्मेदार है क्रिमिनल्स को बढ़ाने में, ना कि क्राइम को रोकने में। और इस बात से मैं भी कहीं ना कहीं ये कहती हूं कि अग्री करती हूं कि हाँ, हम क्राइम्स को रोक नहीं सकते क्योंकि कौन क्रिमिनल है हम नहीं जानते, लेकिन आप उन क्राइम्स के अगेंस्ट क्या कर रहे हो उस पर आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन एक सवाल और है कि जब भी ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है तो कहा जाता है कि मायावती का क्राइम के अगेंस्ट में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड रहा, या फिर मायावती को सब इस बात की प्रशंसा करते हैं कि उनके दौर में कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया रही, बाकी चीजों को छोड़ दीजिए। योगी आदित्यनाथ का भी अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी कोई ब्रांडिंग है एक इशू की तो वो लॉ एंड ऑर्डर है। लेकिन अगर सबसे वीक पॉइंट किसी एक पार्टी का है या एक का तो वो समाजवादी पार्टी का लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के है, और आप उसी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सदन में बोल रही हैं जिस पर सबसे ज्यादा मौके हैं खुद मुख्यमंत्री जी को बोलने के लिए, और शायद जब आपने उठाया तब उन्होंने ही इसको चूज किया कि नहीं मैं ही इसका जवाब दूंगा। तो क्या सपा अंदर से बदल रही है? क्या सपा के एक नई सपा, नई हवा है, नई सपा है जो पिछले चुनाव में हम लोगों ने सुना, तो क्या ये चुनाव के बाद अब सदन के भीतर क्या ये सपा का बदलाव है? देखिए, ये सपा के बदलाव की बात मैं नहीं कहूंगी। आपने बीएसपी की बात की और सपा की बात की लॉ एंड ऑर्डर्स को लेकर के। देखिए, उस समय भी वारदातें होती थी लेकिन लोकतंत्र जीवित था, लोग धरना देते थे, लोग सरकार के विरोध में प्रदर्शन करते थे, अपने दुख को जाहिर करते थे, अपने कष्ट को जाहिर करते थे। आज आप देखिए, यौन शोषण के केसेस एनसीआरबी के आंकड़े उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, बच्चों के साथ हो रहे आंकड़े उसमें नंबर 1 पे है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आंकड़े उसमें नंबर 1 पे है। अगर हम देखें कि दलित महिलाओं के साथ पहले की सरकारों में कभी इस तरीके के वारदात नहीं हुए जो आज हो रहे हैं। आज दलित महिलाओं के साथ सामूहिक, चाहे वो रेप हो या फिर आपका रेप के बाद बॉडी को म्यूटिलेट करके फेंकना हो, ये पहली बार हम इन सरकारों में देख रहे हैं। और इनकी सरकार में सिर्फ अंतर ये है कि आज जो दोषी है उस पर एफआईआर हो या ना हो, लेकिन जो विरोध जाहिर करता है, जो विक्टिम के साथ खड़ा होता है और उसके लिए आवाज उठाता है, उन सबके ऊपर एफआईआर हो जाते हैं। बीएचयू की वारदात को देख लीजिए, एक आईआईटी की बच्ची जिसके साथ सामूहिक गलत काम हुआ, वो गई थाने पे केस दर्ज कराने के लिए, लेकिन उसकी नहीं सुनी गई। लेकिन उस विक्टिम के साथ जितने लोग खड़े रहे उसके साथ उन सब पे एफआईआर हो गई। उस पे एफआईआर तब तक नहीं हुई जब तक वो तीनों
भाई बीजेपी के लोग थे, बीजेपी के कार्यकर्ता थे, एमपी में चुनाव प्रचार में गए, सारी वीडियोस हैं, सब कुछ है। जब उसके बाद नारेबाजी हुई, लोग वहां एकत्रित हुए, तब जाके एक्शन हुए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इनकी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मजबूत है? सिर्फ एक चीज है कि इन्होंने लोकतंत्र की आवाज को दबाने का काम किया। आज लोकतंत्र की आवाज दब रही है, आज लोग इनके विरोध में नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े तो बोल रहे हैं ना। आप उनको बताइए उन्हें कैसे बदलेंगे? चलिए, आपने एनसीआरबी के आंकड़ों का जिक्र कर दिया, लेकिन आपको लगता है कि सपा बदल रही है? क्योंकि ये सपा का माना नहीं जाता था कि सपा इस तरीके से इतना अग्रेसिव होगी लॉ एंड ऑर्डर पर, महिला सुरक्षा पे। बात करना एक बात होती थी, लेकिन जब आप एक चेहरा होकर, एक मुखर होकर सदन के भीतर बोल रही हैं, तो ये बदली हुई सपा है? देखिए, ये बदली हुई सपा नहीं है, ये पीडीए की सपा है। Very nice. और समाजवादियों ने हमेशा सबका सम्मान किया है, महिलाओं का भी सम्मान किया है, और पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो और महिला आदि आबादी हो, वो कोर्ट सभी का जिस सम्मान वो है। कोर्ट की लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, ये इस पर आपको लगता है कि ये ऐसा है जिस पर कि आप लोग हमेशा घेरती रही? देखिए, जो व्यक्ति आज हमारे बीच में नहीं है, और चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, उसमें बार बार ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति वहां उपस्थित ना हो, उनका ना जिक्र हो, ना उनके ऊपर टिप्पणियां हो। उसके बाद भी आज उनके पास अपनी जो उनकी करतूतें हैं उसे छिपाने के लिए कुछ नहीं है, तो जो व्यक्ति चला गया है उसके नाम पे बार बार उन्हीं शब्दों को दोहराया जाता है। मेरा सिर्फ ये मानना है बतौर, क्योंकि मैं तो बहुत नई हूँ इस पेशे में, नई जी बिल्कुल मैं बहुत नई हूँ इस पेशे में और विधायक हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि देश की और प्रदेश की राजनीति बदल रही है। पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं और लोगों की अपेक्षाएं भी अब राजनीति से बदल रही हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि पुरानी सरकारों में क्या हुआ, या आपको ये देखना है कि आपकी कैपेसिटी, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपको जनता ने क्यों चुन करके भेजा है और आपको क्या करना है। अगर कोई 8 साल की सरकार में काम किया रहता है तो अपनी कामों को गिनवाता है, ना कि पुरानी सरकारों पे बार बार उनके ऊपर डीजल डालता है। प्रशांत, रागनी जी, 2-3 सवाल है मेरे, क्योंकि अभिषेक जी ने काफी कुछ पूछ लिया लॉ एंड ऑर्डर पर, और जो विधानसभा में हुआ सो उन्होंने पूछा। मेरे सवाल 2-3 हैं, और पहला सवाल जो है उससे बिल्कुल आहत। विधानसभा में सब लोग जवाब देते हैं, आप भी जवाब देती हैं, बाकी विधायक भी अपने अपने सवाल पूछते हैं, समाजवादी पार्टी के 100 से अधिक विधायक हैं, लेकिन आपका सबसे ज्यादा वायरल होता है सोशल मीडिया पे, हम देखते हैं। या कई सारी सोशल मीडिया टीम लगा रखी है क्या आपने? कई सारे वर्कर्स के बीच में भी ये बात रहती है, या नेचुरल सब ऑर्गेनिक वायरल हो जाता है? देखिए, राजनीति में आने से पहले आई वॉज कम्प्लीटली इनएक्टिव ऑन सोशल मीडिया। मेरा सोशल मीडिया चलाने का बहुत एक्सपीरियंस भी नहीं है, और आई हैव लर्न फ्यू ऑफ द थिंग्स। एग्जैक्टली, ट्विटर अकाउंट मेरे विधायक बनने के भी 6 महीने बाद मेरा अकाउंट बना है, काफी लेट में बना है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट हैव अ सोशल मीडिया टीम। आई हैव अ सिंगल पर्सन जो मेरी कैंपेनिंग में जिन्होंने मेरी मदद की, और आज भी जो भी मेरे प्रोग्राम्स होते हैं या जो भी उसकी वीडियोस होती हैं वो मैं उनको शेयर करती हूँ, और वो उसमें जो भी सही लगता है उस हिसाब से उसे वो मुझे बताते हैं और एडवाइस करते हैं, और उसे मैं शेयर कर देती हूँ। बिकॉज ऑब्वियसली ये डिजिटलाइज जमाना है, लोग आजकल घर पे बैठे बैठे चाहते हैं कि उन्हें हर जगह की न्यूज और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, एंड इट इज अ गुड प्लेटफॉर्म टू शेयर योर थिंग्स विद इन अ टाइम and all the things which are really important for people to make them aware कि क्या हो रहा है यार सोसाइटी में। आपने एक फेक नैरेटिव को बस्ट किया। एक सवाल और है, क्योंकि आप जब इतने चर्चित हैं और पिछले 2-2.5 साल से हम लोग देख रहे हैं कि हर विधानसभा सत्र में आपकी स्पीचेस की चर्चा होती है, स्पीकर भी तारीफ करते हैं, और ये बात दूसरे पक्ष के लोग भी मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद मतलब 2024 का चुनाव आया, आपका नाम लोकसभा को लेकर बहुत तेजी से आया। एक सर्वे भी एक अखबार द्वारा किया गया था, इसमें आपका नाम बहुत शायद पहले नंबर पे था। उसके बावजूद समाजवादी पार्टी की ओर से आपको मछली शहर से टिकट नहीं मिला, तो क्या इस बात का अफसोस है या मलाल है? क्योंकि जो वहां से सांसद बनी हैं वो यंगेस्ट सांसदों में से एक हैं, 25-26 साल में उन्होंने चुनाव जीता, और आपको नहीं लगता कि आप भी लड़ी होती तो आप भी आज संसद में होती, ना कि विधानसभा में? देखिए, मेरा पॉलिटिकल करियर नहीं था। मैं बीइंग अ डॉक्टर, आई जस्ट फिनिश्ड माय एमडी इन 2021, मिड ऑफ 2021, और 2022 में मुझे समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने अपॉर्चुनिटी दी, और बतौर महिला आई एम द यंगेस्ट विमेन एमएलए जो मैं यूपी विधानसभा को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि मैं समाजवादी पार्टी से वहां पे अपना रिप्रेजेंटेशन दे रही हूँ।
और हम लोग युवा हैं एंड विल बी हैविंग लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन फ्रंट ऑफ अस। और मैं मीडिया के बंधुओं का और साथ ही साथ जनता का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगी। जो छोटे छोटे चैनल्स हैं जो यूट्यूब पे चलते हैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आप लोगों ने इतने कम समय में मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से और चैनल्स के माध्यम से एक नई पहचान दिलाई। लोग पसंद करते हैं मैं जो बोलती हूँ, उसके लिए भी मैं लोगों का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। एंड दैट वाज द रीजन कि जिसलिए मेरा नाम इतनी आगे चला और इतना ज्यादा चला। बट इट वॉज नॉट माई एक्सपेक्टेशंस बिकॉज आई वॉज वेरी कंफर्टेबल इन द जोन वेयर आई एम। और मुझे ये लग रहा था कि पहले विधानसभा में क्या चीजें हैं उन्हें समझना और सीखना बहुत जरूरी है। जब आप एक विधानसभा की चीजों को समझते हो, वहाँ कैसे काम होता है, कैसे लोगों के लिए आपको आवाज उठानी है, क्या बेसिक मुद्दे हैं, तब जाकर के आप आगे लोकसभा के लिए बढ़ते हो। और एन एक्सपीरियंस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। मलाल कुछ नहीं है कि लोकसभा नहीं लड़ पाएगी और इतने लोग बन गए, क्योंकि उम्मीद भी नहीं थी ना बहुत से लोगों की 37 सांसद आ जाएंगे आप। देखिए मैं एम्बिशियस हूँ बट मैं ओवर एम्बिशियस नहीं हूँ। बात आपने कही। एक बात और मैं पूछ ले रहा हूँ, उससे पहले अभिषेक जी अपना सवाल पूछें, क्योंकि आप विधानसभा में सब्जेक्ट वाइज बहुत घेरती रहती हैं। इस बार आपने स्वास्थ्य मंत्री को घेरा, कई सारे आपने आंकड़े दिए, हेल्थ इश्यूज पर आपने सवाल उठाए और आपने एक शब्द यूज किया कि जो आपने कहा कि डिप्टी सीएम ने ऐसा शब्द बोला जो कि उनको नहीं बोलना चाहिए था। तो क्या मामला था, क्योंकि वो मामला काफी सोशल मीडिया पे चर्चा में रहा। देखिए, स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। I have given more than 12 years to this profession and to study this department. और हर क्षेत्र में 403 विधायक हैं, वो भी अपने क्षेत्रों में देख रहे हैं, तो स्वास्थ्य रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जिसको हमें आए दिन फेस करना पड़ता है। और हमारे पास ना पेशेंट्स को रेफर करने के लिए जगह होती है, ना उनके एस्टिमेट्स के हिसाब से हम सरकार से पैसे उनको दिलवा पाते हैं। तो मेरा क्वेश्चन डायरेक्टली सरकार से ये था कि जिस तरीके से क्राइम्स में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, उस तरीके से आज अगर हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की बात करें, चाहे वो डायबिटीज हो या फिर आपका हाइपरटेंशन हो, जिससे कि आए दिन स्ट्रोक हो जाते हैं, ब्रेन हैमरेज। और ब्रेन हैमरेज में आपको तुरंत इमरजेंसी में एडमिट कराना है, तुरंत या तो सर्जरी होनी है या वेंटिलेटर और आईसीयूज चाहिए। और साथ ही साथ दूसरी केस है वो है कैंसर। कैंसर के आज उत्तर प्रदेश उसमें भी टॉप कर रहा है। वी आर हैविंग एट प्रेजेंट 16 लाख केसेस और हर साल 2-2 लाख मरीज हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं। उन स्थिति में किसी भी पेशेंट का, उन्होंने आयुष्मान भारत कार्ड की बात की जिसमें 5 लाख की मदद मिलती है, लेकिन कैंसर मरीजों की जो होती है, जो ट्रीटमेंट का भी टाइम ड्यूरेशन होता है लंबा होता है और उसमें अमाउंट जो एस्टिमेट्स होते हैं कभी 15 लाख, कभी 20 लाख, कभी 25 लाख और हायर लेवल तक भी जाते हैं। मेरा ये कहना है कि जब तक हमारा सिस्टम जो है, हेल्थ सिस्टम इतना कैपेबल नहीं हो जाए कि पेशेंट्स जितने बढ़ते जा रहे हैं उसके सापेक्ष में आईसीयू बेड्स और वेंटिलेटर्स उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, तब तक जितने हमारे पास ऑल अराउंड यूपी में हॉस्पिटल्स अवेलेबल है जिनके पास ये सुविधा है, तो उसको पीपीपी मॉडल से जोड़े। जो आपके बीपीएल के नीचे वाले लोग आते हैं उनको फ्री में सुविधा दीजिए। जो उससे ऊपर है कैटेगोरिकली, उनको आप इंश्योरेंस के तहत मंथली कुछ पेमेंट या ईयरली उनको आप लेकर के एज एन हेल्थ इंश्योरेंस का पार्ट कि कम से कम हमारा व्यक्ति बेड ना मिलने से, आईसीयू में वेंटिलेटर्स ना होने की वजह से ना मरे। और जितने हमारे कैंसर के मरीज हैं उनको आप कम से कम, बाकियों को आप लिमिटेड पैसा दीजिए, वो ठीक है कि आप 5 लाख की लिमिट रखते हैं, लेकिन कैंसर के मरीजों को पूरा पैसा दीजिए। आपने ज्ञान दे दिया तो कोई डॉक्टर ही दे सकता है। नहीं, वही है, वही मेरी बात भी थी कि मतलब बीइंग ए डॉक्टर आप शायद उसको ज्यादा बेहतर महसूस कर पा रही हैं। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि आप डॉक्टर बनी, एमबीबीएस आपने किया, आप एमडी कहीं, आप एम्स से आई, लेकिन ये पॉलिटिक्स में आप कैसे आ गई अचानक से? ठीक है, फादर आपके विधायक थे, तो आप और आपकी बहन दोनों एक साथ पॉलिटिक्स में आप लोगों को टिकट दिया गया, तो ये आखिर क्या माजरा है, कैसे मिला, जरा ये बताइए। सर, मेरा जो है पूरा परिवार उसमें मोस्टली डॉक्टर्स हैं। हम 3 बहनें, हम तीनों डॉक्टर्स हैं। हमारे हस्बैंड्स जो हैं रिस्पेक्टिव, दे आर डॉक्टर्स। फिर फादर इन लॉ इज ऑल्सो अ डॉक्टर, तो इट्स अ मोर ऑफ अ डॉक्टर्स फैमिली। मेरे फादर पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था एंड इट वॉज जस्ट बाई चांस कि वी गॉट द टिकट। ही वॉज इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स एंड वी गॉट द अपॉर्चुनिटी, ही कॉन्टेस्टेड फॉर द इलेक्शन। हमारा कोई बहुत राजनीतिक पॉलिटिकल बैकग्राउंड की फैमिली नहीं है जहाँ से मैं आती हूँ। जहाँ से मैं चुनाव लड़ी हूँ जौनपुर से, मैं रहने वाली बनारस की हूँ। मेरे फादर का जो कॉन्स्टिट्यूंसी क्षेत्र था वो अजगरा था बनारस का, लेकिन हमें टिकट जौनपुर से मिली। जौनपुर में हमें कोई नहीं जानता था, मेरे फादर भी वहाँ पे नहीं रहे, तो उनके
को भी नहीं जानते थे। तो मैं जब वहां गई हूं तो मैं एज अ रागिनी सोनकर समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट बन करके गई हूं, विदाउट एनी पॉलिटिकल बैकग्राउंड गई हूं वहां पे, और वहां से मैं चुनाव जीती हूं। सो वी कैन नॉट से दैट आई हैव अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड। एंड यहाँ राजनीति में आने का मैं अगर रीजन बताऊं तो ड्यूरिंग कोविड आई रियलाइज क्या कॉन्फिडेंस है इनका कि जो हमारे कहीं ना कहीं जो हम जब आगे पढ़ लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, चाहे हम बिजनेस में बहुत आगे बढ़ जाएं, चाहे हम मेडिकल फील्ड्स में आगे बढ़ जाएं, इंजीनियर बन जाएं, साइंटिस्ट बन जाएं, तो हम ये सोचने लगते हैं कि राजनीति इज जस्ट अ स्टूपिड गेम एंड नथिंग एल्स। और राजनीति में ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई काम नहीं वेरी है, नाइस। जो या तो उनके पास जब कोई काम नहीं रहता तो वो राजनीति करते हैं, और शायद यही हम मिस्टेक कर जाते हैं। मैंने भी मिस्टेक की थी, बट कोविड में आई रियलाइज्ड दैट बीइंग अ डॉक्टर आई वाज नॉट एबल टू अरेंज बेड फॉर माय पेरेंट्स व्हेन दे गॉट कोविड। वी वर नॉट एबल टू गेट द बेसिक मेडिसिन एट दैट टाइम। तो मुझे ये लगा कि देश के बाकी लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। और कहीं ना कहीं देश की राजनीति में, जैसे आपने कहा कि बदली हुई सपा है, तो ये राजनीति पूरी बदलती जा रही है धीरे धीरे, इसका परिवेश बदलता जा रहा है, लोगों के थॉट प्रोसेस बदलते जा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले समय में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके जैसे थॉट्स रहते हैं कि अगर एक डॉक्टर है, एक हमारा अगर हेल्थ मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, उसे जितना बेटर तरीके से एक डॉक्टर डील कर सकता है, समझ सकता है, आने वाली कैलेमिटीज, आने वाले पैंडेमिक के लिए जितना एक डॉक्टर देश को तैयार कर सकता है, शायद जो इसके बारे में नॉलेज ना रखता हो वो नहीं कर सकता। और इसका हमने साफ साफ उदाहरण कोविड के दौरान देखा है। उसी तरीके से कृषि विभाग की जानकारी रखने वाला व्यक्ति जितनी बेटर तरीके से कि कहाँ पे कौन सी सॉइल है, क्या कल्टीवेशन है, उसके हिसाब से शायद देश की और प्रदेश की इकोनॉमी को डेवलप करने में ज्यादा बेटर। ये माना जाए कि आपकी भी इच्छा हेल्थ मिनिस्टर बनने की है, रही है, आगे भी है। देखिए, आपने जो मुझे कहा, डेफिनेटली बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप नेता जनता से बनते हो। पॉपुलर होने की भी बात हो रही थी, पॉपुलैरिटी भी जनता से होती है। जब जनता आप पे विश्वास करती है, आप पे भरोसा करती है, आप जो सुनते हो वो उन्हें अच्छा लगता है, तब जाके आप पॉपुलर होते हो और तभी आप नेता होते हो। तो अभी तो ये इट्स जस्ट अ बिगिनिंग फॉर मी। और इसी तरीके से अगर मुझे लगता है कि जनता का भरोसा और विश्वास मेरे साथ रहेगा तो जनता एक दिन जरूर मुझे वहां पहुंचाएगी जहां से हम देश की राजनीति में एक नया बदलाव लाएंगे। प्रैक्टिसिंग डॉक्टर भी अपने को कहती हैं आप हैं। सो बहुत सारे, वी आर हैविंग 17 डॉक्टर्स इन यूपी विधानसभा। Very nice इट्स अ speech, प्राउड दोस्त। थिंग फॉर अस, जो कि प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं, अलॉन्ग विद दैट दे आर एमएलएस। एक और सवाल है, आप जिस बिरादरी से आती हैं, चर्चा बहुत ज्यादा है उसकी। वो देखा जाए तो अखिलेश जी ने जिस तरीके से लड़ाया अवधेश प्रसाद को अयोध्या से, और अयोध्या पूरे भारत नहीं पूरे दुनिया में इस वक्त कह सकते हैं कि बीजेपी के विरोध का सिंबल भी बन गया। आपको लगता है कि आपकी बिरादरी, मैं बिरादरी की बात कर रहा हूं, वो बीजेपी का एक कोर वोट बैंक कभी हो गया था और अब वो पॉलिटिक्स भी बदलती जा रही है? देखिए, सोनकर कम्युनिटी खट्टिक कम्युनिटी से मैं आती हूँ, और अगर पूरे उत्तर प्रदेश में बात करें तो 2 करोड़ की लमसम आबादी है। पूरे देश की बात करें तो 50 करोड़ लमसम की आबादी है। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, हर जगह हमारी आबादी है। लेकिन आप लोग स्ट्रांग बीजेपी के वोटर कहे जाते रहे अभी तक। वो कभी न तो सपा का माना गया, न बसपा का माना गया, देखा जाता था हमेशा से भाजपा का वोटर। देखिए, जो मेरी कम्युनिटी है, मेरा समुदाय है, वो एक बिजनेस ओरिएंटेड है और छोटे व्यापारी हैं और फल फूल बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं, ठेले लगाते हैं। कोविड में सबसे ज्यादा लाठियां खाई हैं इन्होंने। तो हम किसी पर्टिकुलर पार्टी के ओरिएंटेड लोग नहीं हैं। हमारा थॉट प्रोसेस ये रहता है कि जो दलितों को पढ़ाए, जो दलितों का समर्थन करे और जो उनका हक दिलाए, हम उनके साथ रहेंगे। और अगर आप बीजेपी के कोर वोटर्स की बात करते हो तो जौनपुर में मेरी कम्युनिटी बहुत ज्यादा है। अगर हम जौनपुर जनपद की बात करें, दोनों सीटें हम जीत करके आए हैं। आजमगढ़ में मेरी कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, आजमगढ़ हमेशा से सपा जीतती आई है। लालगंज में मेरी कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, वहां से हम जीत करके आए हैं। मिर्जापुर जैसी सीट जहां पे कहते हैं कि अनुप्रिया जी का 2 लाख 2.5 लाख का मार्जिन होता था,
इस बार वो 30,000 के मार्जिन पे आई हैं। वहां पूरे जनपद की 2 लाख की आबादी सिर्फ मेरे कम्युनिटी की है और वहां पे हमने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। और बहुत सारी लोकलाइज सीट है, बनारस में भी हमारी आबादी बहुत ज्यादा है। तो ये कहना कि हम पर्टिकुलरली बीजेपी के कोर वोटर्स हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अगर ऐसा होता तो जहां जहां हमारी आबादी मेरा इतनी सवाल ज्यादा था कि है, क्या बीजेपी के कोर वोटर जो रहे हैं अब वो बीजेपी से छिटकने लगे? देखिए ये तो रियलिटी है और हर कोई देख रहा है, क्योंकि बीजेपी ने चाहे नेता जो भी पीडीए के तहत, चाहे वो पिछड़ा दलित या कम्युनिटीज को रखा है, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया। तो आज उनके खुद के नेता भी उनसे निराश है, परेशान है। तो सिर्फ वोटर्स ही नहीं, नेता भी छटक रहे हैं उनके। शांत के सवाल। एक तो सवाल है मेरे, एक तो सवाल ये है कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन की बात है, क्योंकि जब बात होती है कि पॉलिटिक्स में महिलाओं को कितना टिकट मिलना चाहिए, रिजर्वेशन की बात आ रही है, आपको लगता है समाजवादी पार्टी में महिलाओं को उस तरह का रिप्रेजेंटेशन मिलता है जितना बाकी 2 नेशनल पार्टीज में है? आप लोकसभा देखिए, आज लोकसभा में आपको रिजल्ट दिखेंगे। पहली बात तो इतनी सारी महिलाओं को टिकट मिली और वो ऐसी ऐसी सीट से मिली जो सीट समाजवादी पार्टी की स्ट्रांग थी, क्योंकि वो चाहती थे कि महिलाएं जीतें और जीत करके सदन में पहुंचे। आज हमारी महिलाएं सदन में पहुंची और अपनी आवाज उठा रही है एंड प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है। चलिए आखिरी में 2-3 छोटे सवाल पूछ ले रहा हूँ, उसके बाद अभिषेक जी भी पूछेंगे। एक तो ये कि जब बात पसंदीदा पॉलिटिशियंस की आती है तो नेचुरली रीजनल पार्टी के जितने भी नेता होते हैं वो अपने लीडर का नाम देते हैं कि भाई हम अखिलेश यादव की पार्टी में, तो अखिलेश यादव हमारे फेवरेट नेता है। मायावती की पार्टी में अखिलेश यादव और डिम्पल यादव के अलावा कोई आपका फेवरेट नेता है दूसरी पार्टी में, या जिसको देखकर आपको लगता हो कि ऐसे नेता होने चाहिए, या नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर कमिंग इनटू पॉलिटिक्स आई हैव नॉट गॉन थ्रू द सीक्रेट एंड मैंने बहुत सारे नेताओं को नहीं, लेकिन जब मैं पॉलिटिक्स में आई उसके बाद से मैंने नेताजी के बारे में जितना जाना, जितना सुना, इट्स रियली इंस्पायरिंग। इट्स नॉट अबाउट यादव फैमिली। नेताजी जब देश के रक्षा मंत्री बने, सो इट वॉज नॉट ओनली यादव जिनकी वजह से वो बने, उन्हें डेफिनेटली पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने प्यार दिया, सम्मान दिया और वो रक्षा मंत्री के रूप में बने। और उनके जो निर्णय भी रहे उस समय, ऐसा नहीं था कि सिर्फ यादव थे फौज में जिनकी बॉडीज वापस नहीं आती थी, उसमें हर समाज के लोग थे। तो उनके निर्णय और उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं तो हमें गर्व महसूस होता है। जैसे महिला नेता तमाम है, प्रियंका गांधी हैं, ममता बनर्जी हैं, और भी तमाम महिला नेता आपको कोलकाता में पड़ी हुई हैं, तो उनमें से कोई आपको बहुत खास इंस्पायरिंग लगता है? देखिए, मुझे सुषमा स्वराज जी जब वो भाषण देती थी तो मैंने उनके भाषण सुने हैं, जिस तरीके से जिस पावर से वो बोलती थी, और बहुत ही अच्छी ओरेटर आई वुड से कि उनके जैसा हो पाना इट्स very impossible thing, but definitely she is very nice, she was very nice and I get lot of inspiration from her speeches. तो टिम्पल जी से कैसे हैं आपके ताल्लुक? बहुत अच्छे हैं, I could say कि not very political but as a familial, भाभी से बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं and she gives lot of respect and yeah. लास्ट में मेरा मित्र है और आप वेरी नाइस स्पीच। आपसे पूछे उसके बाद अभिषेक जी पूछेंगे। ये चर्चा है कि इस बार मछली शहर में तो आप मतलब सांसद जी को चुनाव नहीं लड़े, लेकिन एक ये बात है कि शायद मिर्जापुर से आप आगे चल के लड़ना चाहते हैं। देखिए, अभी मुझे ऐसा लगता है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल आया था, अब आई थिंक रिजर्वेशन फ्यूचर में आएगा, परिसीमन बदलेंगे। अब उस हिसाब से कहाँ पे क्या होगा उससे हम अभी तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। और उससे भी बड़ी बात कि पार्टी किसे कहाँ भेजती है, तो पार्टी जहाँ से भी भेजेगी वहाँ पे जाएंगे, अपना काम करेंगे। अब अगर भेजेगी तो जाएंगे, नहीं भेजेगी तो नहीं जाएंगे, बस पार्टी एजुकेशन। चलिए, बिल्कुल आखिरी सवाल है आपसे। सपा के भीतर पॉलिटिक्स करते हुए आपको लगता है कि सपा एक ऐसी पार्टी है जो वुमेन्स की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, पॉलिटिकल एम्बिशंस है, उनको फुलफिल कर रही है, कर पा रही है, और समाजवादी पार्टी जिसको कि जो मैंने पहले भी कहा कि अमूमन देखा गया कि महिलाओं की बातों पर वो हमेशा घिरी रही, अब बिल्कुल खुल करके और प्रोएक्टिव होकर के वुमेन पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रही। देखिए, जब आपने महिलाओं की बात की है तो मुझे नहीं लगता दिस इज अ पार्टी ओरिएंटेड क्वेश्चन, बिकॉज आज भी ये एक बड़ा ही
क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह है कि अगर हम सेंट्रल की पॉलिटिक्स देखें या स्टेट की, महिलाओं का आज भी बहुत कम उसमें योगदान है, बहुत कम महिलाएं हैं जो उसमें हैं। दोस्तों मैडम बहुत अच्छा बोलती है और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। So it's very small number.